सबसे पहले तो आप लोग ने जो बुक लिया है उसे आप लोग बंद कर दीजिए और अपने दिमाग को खोल लीजिए। तो सबसे पहले प्रोग्राम होता क्या है? हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है? हम लोग कुछ परफॉर्म करवाना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क, तो उसके लिए हम लोग कुछ कोड लिखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं एक आउटपुट। प्रोग्राम में डिफरेंट लैंग्वेजेस होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन टर्म्स में बात करें, तो फिर ह्यूमन में हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत। इन द सेम वे प्रोग्राम में डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गया। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि आई वांट टू ड्रिंक वाटर और मुझे पानी पीना है, तो ये दोनों में डिफरेंस तो लैंग्वेज का है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? मैसेज, है ना? फीलिंग्स। तो इन द सेम वे जो प्रोग्राम होता है उसमें लैंग्वेज डिफर करते हैं। लैंग्वेज में जैसे ये सब डिफर है, ठीक है, लेकिन सारे लैंग्वेज में एक सिमिलैरिटी है, दैट इज सिमिलैरिटी इज लॉजिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉजिक क्या होता है वो मैं बताऊंगी, आप लोग को ऐसे पता होगा, बट ठीक है आगे जाके बताऊंगी। तो फीलिंग्स जैसे सेम होते हैं, आई वांट टू ड्रिंक वाटर और मुझे पानी पीनी है, इसमें मैसेज सेम है। इन द सेम वे लॉजिक सेम होता है हर लैंग्वेजेस और प्रोग्राम में, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रही हूँ कि आई वांट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है, तो ये दोनों में लिखने का स्टाइल डिफरेंट है ना? इसमें मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, इसमें मैं हिंदी में लिखूंगी, तो फिर ये दोनों का लिखने का वे डिफरेंट है। तो लिखने के वे को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स इज नथिंग बट द वे ऑफ राइटिंग समथिंग। फॉर्मेट आप लोग ने पढ़ा होगा 11 12 10 में, फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे इनफॉर्मल लेटर्स, इसका तो फॉर्मेट क्या होता है ना? तो फिर वैसे ही लिखने का तरीका को फॉर्मेट बोलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो फिर सारी लैंग्वेजेस में लॉजिक सेम होती है, सिंटैक्स अलग होती है। तो अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती हो, कोई भी, आप दूसरी लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हो, क्योंकि आपको फिर जानना है कि इसको लिखा कैसे जाता है, इसमें क्या लिखना है वो तो आपको पता है ना? रिकैप, प्रोग्राम होता क्या है? आप एक कोड लिखते हो स्क्रीन में जो आपका इनपुट होता है, उसके बाद आप एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो, दैट इज परफॉर्म टास्क। जैसे अगर कोड में आपने लिखा 3+4, तो ये आपने कोड में लिखा, इसको लिखने का वे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होगा, वो अलग बात है। पर मैं बता रही हूँ कि इनपुट जैसे आपने 3+4 लिखा, ये कोड हो गया। अब जब आप एक आउटपुट अलग एक स्क्रीन में, आउटपुट स्क्रीन होगा वो, उसमें परफॉर्म टास्क होगा, तो 3+4 क्या होता है 7, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो यही प्रोग्राम है, आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक वे से लिखते हो टास्क, और फिर वो टास्क परफॉर्म हो जाते हैं, वो आपका आउटपुट होता है। तो प्रोग्राम कुछ नहीं है। हर चीज आप जो भी देखो, कोई सा भी ऐप होता है, वेबसाइट होता है, आप कुछ भी करते हो, हर चीज में प्रोग्राम होता है, हर चीज में कोड होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव इट। आई मीन इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द वर्ल्ड। मुझे कोडिंग बहुत पसंद है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग को समझ आएगी ना कि कोडिंग असली में होती क्या है, तो आप लोग की भी फेवरेट सब्जेक्ट, आप इसको एज अ सब्जेक्ट देखोगे ही नहीं, आप इसको एज अ गेम देखोगे। तो अभी तक हम लोग ने देखा था कि 3+4 अगर हम लोग स्क्रीन में लिखेंगे, कोड में लिखेंगे, तो उसका आउटपुट 7 आएगा। पर एक्चुअली में ये प्रिंटिंग वर्क कैसे करते हैं? सी में, अभी हम लोग सी कर रहे हैं, तो सी में हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो देखते हैं जैसे अगर हमें आउटपुट स्क्रीन में टाइगर चाहिए, टाइगर प्रिंटेड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसा कोड लिखेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अभी मैं लाइक बेस सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ प्रोग्राम को रन करने के लिए और उसमें कोड लिखने के लिए। तो कोडिंग का स्टाइल ऐसे रहेगा, आप लोग को ये लाइन और ये लाइन लिखना है। ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप लोग को नहीं समझ आएगा, बस ये एज इट इज लिख लो। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आप लोग को क्या करना है, टाइगर प्रिंट करना है। अब कुछ भी हम लोग को प्रिंट करना होता है ना आउटपुट स्क्रीन में, तो उसके लिए हम लोग को कोड में ये लिखना होता है, प्रिंट एफ। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब द वे ऑफ राइटिंग, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सी लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो प्रिंट, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है और आपको टाइगर लिख देना है और एक सेमीकोलन। अब ये मैं समझाती हूँ। टाइगर, टाइगर आपको एज इट इज ये वर्ड प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज इधर लिख दोगे और कोट्स में लिखोगे, ठीक है। जब भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना होता है, इसको हम लोग मैसेज बोलते हैं, जब भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना होता है वो आप डबल कोट्स में लिखते हो, और उसके अंदर का जो भी चीज है वो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। अब प्रिंट के लिए आप प्रिंट एफ यूज करते हो और लास्ट में आप एक सेमीकोलन लगाते हो, जो कुछ नहीं है पर एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, कि हाँ आपका एक काम ये हो गया, अब टर्मिनेट द स्टेटमेंट, तो हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये सिंटैक्स है, अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो फिर एरर आएगा। कौन सा एरर? सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि वो सिंटैक्स है, ये तो वे ऑफ राइटिंग है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आप ये नहीं लिख रहे, तो फिर एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि आपको आउटपुट स्क्रीन में टाइगर चाहिए, टाइगर प्रिंट करने का, आपने इधर टाइगर लिख दिया। अब जस्ट इमेजिन आपका इधर एक टाइप एरर हो गया, टाइपो एरर। टाइगर के बदले आपने गलती से ई आर के बदले आर ई लिख दिया, तो अब क्या होगा? अभी भी आपका प्रिंट तो होगा, क्योंकि आपका कहीं पर भी सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है, आपने सेमीकोलन दिया है, आपने डबल कोट्स में मैसेज दिया है, प्रिंट एफ लिखा है और ये सब लिखा है, तो गलती तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर, इसके कारण आपका इधर कोई एरर नहीं आएगा, रन करते हुए कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जब आपका आउटपुट आ जाएगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा? टाई ग्रे, जो जो भी आपने लिखा है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। रन करते हुए कोई एरर नहीं आएगा, एरर होगा आपका आंसर। तो जब हम लोग एक्सपेक्टेड आंसर क्या था? टाइगर, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है? टाइगर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टाइपिंग मिस्टेक। तो जब ऐसा टाइप का होता है तो हम लोग इसको वापस एरर बोलते हैं, लेकिन ये अब सिंटैक्स एरर नहीं है, ये है लॉजिकल एरर।
लॉजिकल एरर मतलब जब आपका एक्सपेक्टेड आंसर दैट इज टाइगर नहीं आके कुछ और आंसर आ रहा है। आंसर तो आ रहा है, जब आप सिंटैक्स एरर करोगे, सेमीकोलन नहीं दोगे, आपका आंसर ही नहीं आएगा। लेकिन इसमें आपका आंसर तो आ रहा है, लेकिन क्यों, मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है, तो इसको हम लॉजिकल एरर बोलेंगे। दोनों एरर है, वो सिंटैक्स एरर, ये लॉजिकल एरर। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे आई एम सेइंग यू टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मैंगो। मैंगो प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट स्क्रीन में मैंगो चाहिए। अब मैं एक प्रोग्राम लिखूंगी। प्रोग्राम का सिंटैक्स ये रहेगा, हैश इंक्लूड ये studio dot, I mean it's not studio, it's stdio h int main। अब इसके अंदर आपका प्रोग्राम रहेगा, और अब आप प्रोग्राम क्या है, मुझे क्या चाहिए आंसर में, मैंगो। मैंगो प्रिंटेड चाहिए, तो प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट एफ यूज करूंगी ब्रैकेट में। अब क्योंकि मैंगो इट इज अ मैसेज राइट, तो वो मैं डबल कोट में दूंगी मैंगो, और ये प्रिंट कर दूंगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन दूंगी, ये सिंटैक्स है। डबल कोट में मैसेज देना इज अ सिंटैक्स। प्रिंट एफ, अब आप बोलोगे मैं प्रिंट भी तो लिख सकती हूँ, बट सी प्रोग्राम का जो मैं देव सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ, इसका रिक्वायरमेंट ही है कि ये प्रिंट एफ ही आपको लिखना पड़ेगा। ये एक सिंटैक्स है, ये एक रूल है, ये आप अनफॉलो नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना होगा ये। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। अब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कोडिंग। अब जब आप इसको रन करोगे तो आपका एक आउटपुट स्क्रीन आएगा जिसमें आपको मैंगो लिखा हुआ दिखेगा, एंड दैट वाज माय रिक्वायरमेंट। ओके, सो हम प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं। अब मेरा प्रोग्राम है कि मुझे स्क्रीन में 2 मैंगोज़ चाहिए। मुझे चाहिए मैंगो, मैंगो, मुझे 2 मैंगो चाहिए, ठीक है? तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं या तो ऐसे कर सकती हूँ कि मैंगो, मैंगो इधर लिख दूँ, ठीक है? अब मैंगो, मैंगो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि ये इधर है ही, इसके नीचे एक और प्रिंटफ लगा देती हूँ और फिर इधर मैंगो लिख देती हूँ। ऐसे भी कर सकती हूँ। तो दोनों एकदम बिल्कुल सेम है, बस अब दोनों में फ़र्क क्या होगा ये आप लोग खुद सोचो। जब मैंने इधर मैंगो मैंगो लिखा था, तो प्रोग्राम उतना रीडेबल नहीं था। मैंने एक प्रिंटफ यूज़ किया, लेकिन रीडेबल इसमें दिख रहा है कि अच्छा स्क्रीन में 2 बार मैंगो प्रिंट हो रहा है। लेकिन उसमें समझ ही नहीं कि इधर 2 बार मैंगो क्यों लिखा हुआ है क्या? पर इधर से मुझे समझ आ रहा है ओ 2 बार मैंगो प्रिंट हो रहा है ना? तो फिर हम लोग हमेशा एक ऐसा कोड लिखेंगे जिससे मतलब जिसको भी अगर कोड चेक करना है ना, जैसे टीचर हो गया या फिर कोई भी अगर कोड दिख रहा है आपके फ्यूचर पर्पज़ के लिए, आप बाद में फ्यूचर में अपना कोड जब देखोगे, तो आप हमेशा ऐसा कोड लिखो जो रीडेबल हो, जो आपको ईज़िली समझ आए कि ना अच्छा मतलब मैंने ये इसलिए किया था, ठीक है? तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? मैंगो, मैंगो। अब आप बोलोगे कि इसमें तो मैंने दूसरे लाइन में प्रिंटफ लिखा था ना, तो फिर मैंगो नीचे प्रिंट होना चाहिए, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। देखो ये ऐसे वर्क नहीं करता है प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन हुआ, तो फिर ये मैंगो प्रिंट हुआ, अभी कर्सर इधर ही है। तो जब आपने वापस से प्रिंटफ यूज़ किया, तो मैंगो इधर से ही प्रिंट होना शुरू हो गया। अगर आपको लाइन चेंज करना है, उसके लिए सी लैंग्वेज में एक कमांड है दैट इज़ \n। एक होता है ये तो डिवाइड का साइन होता है, ये नॉर्मल स्लैश, ये बैकस्लैश है, तो \n। इससे क्या होगा, ये लाइन चेंजिंग कमांड है। अब आपको \n हमेशा डबल कोट्स के अंदर यूज करना है, ठीक है? आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये मैंगो के बाद एक \n लगा दूं, तो फिर क्या होगा, मैंगो, फिर हमारा जो कर्सर है ये \n के कारण नीचे चल जाएगा, एक लाइन स्किप कर देगा, तो इधर आ जाएगा। अब मैंगो वापस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और यही \n मैं अगर इधर लगा दूं \n मैंगो, तो फिर क्या होगा, ये मैंगो प्रिंट हुआ, कर्सर इधर है। अब ये वाला चीज एग्जीक्यूट होगा सेकंड लाइन, तो फिर \n के कारण नीचे चल जाएगा कर्सर और फिर मैंगो प्रिंट हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे \n ऐसे काम करते हैं, ठीक है? अब सपोज मैसेज का काम और अच्छे से कैसे वर्क करता है मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको स्क्रीन में 7 प्रिंट करना है, ठीक है? और आपको ये आउटपुट स्क्रीन में आपको 7 प्रिंट करना है, और आपने सोचा चलो एक मस्ती करते हैं, मैं तो 5 + 2 प्रिंट करूंगी, तो फिर 7 प्रिंट हो जाएगा, 5 + 2 7 होता है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रिंटफ फिर 5 + 2, ठीक है? तो अब ऐसा है, प्रोग्राम ऐसा है, तो एक आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे आप जिसमें 7 प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो ना, वो इसको एज़ अ मैसेज ट्रीट करते हैं, और फिर ये एज़ इट इज़ मैसेज मतलब एज़ इट इज़ प्रिंट होना। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन में 5 + 2 लेजिट ये प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट नहीं होगा। 7 प्रिंट करने के लिए अगर आपको एज़ अ मैसेज ही प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट 7 ही करना पड़ेगा, या फिर और भी तरीके होते हैं, जैसे अगर आपको 5 + 2 करना है तो कैसे वर्क करते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है? तो अब जैसे आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा और उसमें आपको एक वैल्यू 5 यूज़ करना है, 5 ये वैल्यू आपको यूज़ करना है ये प्रोग्राम में, और आपको बहुत सारी जगह यूज़ करना है, और सिर्फ 5 ही नहीं, अलग-अलग टाइप की वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है, ठीक है? तो फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे जब तक आप पूरा कोड लिखोगे, क्योंकि अलग-अलग वैल्यूज़ यूज़ करनी है और बहुत बार यूज़ करनी है। तो आप क्या करो, आप ये वैल्यू को एक बॉक्स के अंदर डाल दो, एक अलग बॉक्स के अंदर ये वैल्यू को डाल दो, ऐसे करके आप सारे वैल्यू को अलग-अलग बॉक्सेस में डाल दो, ठीक है? अब आप ये बॉक्स सारे बॉक्स को अलग-अलग नाम दे दो। ठीक है? एक नेम दे दो, अलग-अलग नेम्स दे दो। अब आप उन नेम्स को यूज़ करो प्रोग्राम्स में। तो ये बहुत ईज़ी वे है एक कोड लिखने का। अब आपने ये जो किया है, ये कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट।
जो 5 है वो एक वैल्यू है, ये वैल्यू आपने ये बॉक्स में डाला, ये बॉक्स एक वेरिएबल है और आपने बॉक्स का एक नामकरण किया था, तो ये नामकरण कुछ भी नहीं है, वेरिएबल नेम। ठीक है, तो एक वैल्यू है, वैल्यू 5 जिसको आपने एक बॉक्स में डाला, वो बॉक्स क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बॉक्स, और ये वेरिएबल को आप एक नेम दे रहे हो, तो वो बॉक्स का नेम है। ठीक है, तो आपको हर वेरिएबल, हर एक बॉक्स का नामकरण करना पड़ेगा, दैट इज वेरिएबल नेम, और हर एक बॉक्सेस में कुछ वैल्यूज रहेगी, फिर आप वो बॉक्सेस का नामकरण जो आपने किया था वो आप यूज करोगे। ठीक है, अब सपोज इमेजिन करो दो बॉक्सेस है। ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे डिजाइन्ड है कि इसमें पेन्स आएगा, ये बॉक्स ऐसे डिजाइन्ड है जो इसमें वाटर बॉटल्स आएंगे, वाटर बॉटल्स। ठीक है, क्योंकि वाटर बॉटल का अलग अलग शेप होता है, वो थोड़ी बड़ी होती है, पेन से तो बड़ी ही होती है, तो एक तो शेप में फर्क आएगा, साइज में फर्क आएगा, तो डिजाइनिंग में फर्क आएगा, मतलब है ना। दोनों बॉक्सेस के टाइप अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनके जो अंदर के प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। जैसे मैं पेन, पेंसिल, ये सब को ये बॉक्स में रख सकती हूँ क्योंकि ये सब सिमिलर काइंड ऑफ इन लोग का शेप होता है एंड ऑल होता है, बट वाटर बॉटल इज समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट। वो बड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है या पतली भी होती है, आई डोंट नो। तो ये मतलब हमें अलग अलग शेप्स, साइज चाहिए डिजाइन करने के लिए, तो अलग अलग बॉक्स चाहिए। तो इन द सेम वे जैसे अलग अलग वैल्यूज होती है, एक होती है 5, 10, 20, ये सब सिमिलर, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि सब इंटीजर्स है, तो ये सब एक ही प्रजाति के लोग हैं। और फिर आती है एक वैल्यू जिसमें जैसे 3.9, 4.2, ये सब एक प्रजाति के लोग हैं जो है डेसिमल्स वैल्यू, डेसिमल्स पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके लिए अलग टाइप की बॉक्स होगी, इसके लिए अलग टाइप की बॉक्स होगी, जैसे ये वाटर बॉटल्स हो गई, ये पेन पेंसिल इरेजर तो नहीं, पेन पेंसिल अलग बॉक्स हो गई। तो अब जैसे 5, 10, 3.9, ये सब क्या है, ये सब डेटा है, राइट। तो ये सब डेटा, क्योंकि अलग अलग टाइप का डेटा है, तो हमें एक चीज का जरूरत पड़ा जिसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में आपका आता है इंटीजर, फ्लोट। अब जैसे पेन, वाटर बॉटल, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो अलग अलग टाइप का बॉक्स डिजाइन हुआ इसके लिए। इन द सेम वे 5, 10, ये सब इंटीजर्स है, 5.6, ये सब डेसिमल वैल्यूज है, फ्लोट आई मीन पॉइंट वैल्यूज है, तो इसके लिए भी अलग अलग टाइप का बॉक्स का डिजाइन होना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब डेटा है, तो ये सब अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करते हैं। जैसे कि इंटीजर, इंटीजर एक ऐसा टाइप का डब्बा में स्टोर होगा जो इंटीजर टाइप हो, राइट। तो फिर ये इंट में स्टोर होता है, जैसे अगर 5 आपको स्टोर करना है तो आप उसके लिए इंट चुनोगे। अगर आपको 5.2 स्टोर करना है तो उसके लिए आप एक ऐसा बॉक्स चुनोगे जो डेसिमल वैल्यूज ले, है ना। आप उसके लिए इंट नहीं चुन सकते, क्यों, क्योंकि इंट में तो बस इंटीजर आ रहा है, पॉइंट के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसके लिए डिजाइन भी नहीं है। डिजाइन ये है फ्लोट, फ्लोट ये चीज के लिए डिजाइन है। अब आता है मेन कंसेप्ट, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स आपने समझ लिया कि वेरिएबल कुछ नहीं है, बस एक बक्सा होता है जिसको आप एक नाम दे देते हो और उसमें आप एक वैल्यू स्टोर करते हो, है ना। तो अब आता है डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो इसमें आपने दो टाइप्स को सीख लिया, एक इंटीजर जो 5, 9 ये सब स्टोर करे। अब इंटीजर के नीचे आते हैं लॉन्ग, फ्लोट के नीचे आते हैं डबल। फिर और डेटा टाइप्स होती है, मतलब और बक्सा बनाने का डिजाइन टाइप्स होता है, चार। ठीक है, तो एक बार पहले इतना देखते हैं। इंटीजर, इंट जैसे हो गया इंटीजर्स के लिए, फ्लोट हो गया डेसिमल्स आई मीन पॉइंट वैल्यूज के लिए। अब ये लॉन्ग और डबल क्यों है गेम में। अब होता क्या है, सबसे पहले तो लॉन्ग भी इंटीजर्स को ही होल्ड करते हैं, डबल भी पॉइंट वैल्यूज को ही होल्ड करते हैं। डबल जो है वो फ्लोट का बड़ा भाई है, लॉन्ग जो है वो इंट का बड़ा भाई है। अब ये ऐसे दो डिविजन्स क्यों है, और ये बड़ा छोटा ये क्या है, नहीं समझ आ रहा। अच्छा तो सुनो, जैसे सपोज करो आपको मैंने बोला कि मुझे 10 पेन्स चाहिए, तो 10 पेन्स के अकॉर्डिंग एक कार्टन बनाओ, कार्टन, कार्टून, कार्टन, ठीक है। 10 पेन्स के अकॉर्डिंग एक कार्टन बनाओ, कार्टन मतलब बॉक्स, कार्टून, कार्टन बनाओ। तो अब क्या आप 30 पेन्स के अकॉर्डिंग कार्टन बनाओगे, मैंने 10 पेन्स बोला है, तो आप 30 पेन्स के लिए क्यों बनाओगे। आपका रॉ मटेरियल जो भी बॉक्स को बनाने का मटेरियल होगा वो आपका वेस्ट होगा, स्पेस वेस्ट होगा, तो आप ऑब्वियसली 10 पेन्स के अकॉर्डिंग ही बनाओगे ना। तो यही होता है बेसिकली, देखो। तो आपका एंड होता है ना वो -32768232767, इसके बीच में ही वैल्यू एंड में आ सकती है। ठीक है, अगर आप क्रॉस कर गए 32768, मतलब आप इधर तक आ गए ना, तो ये जो वैल्यू है ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इंट इसको नहीं ले सकता। तो अब इसके लिए बना है लॉन्ग, लॉन्ग इंट का बड़ा भाई है, वो इंटीजर्स ले सकते हैं जो इंट में नहीं अट पा रहे हैं, जैसे कि ये, फिर और भी वैल्यूज जैसे 4, 8, 3, 2, 5, 7, 5, 2, मतलब बड़ी वैल्यूज, इससे बड़ी वैल्यूज लॉन्ग के लिए। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि तो ऐसे दो डिवीजन करने का क्या जरूरत था, सीधा एक लॉन्ग ही बना देते, इंट का जरूरत ही क्या था। मतलब लॉन्ग इतना बड़ा डेटा टाइप बना देते ना, तो फिर उसमें छोटी वैल्यूज भी अट जाती। अब देखो लॉन्ग में छोटी वैल्यूज तो अटेगी, है ना। तो फिर अब आप बोलेंगे तो इंट का क्या काम है, लॉन्ग जब छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू दोनों ले रहा है और इंट बस छोटी वैल्यू ले रहा है, तो हम लोग तो लॉन्ग का यूज करेंगे। तो अब देखो, तो वही कार्टन वाला सीन कि अगर आपको मैंने बोले 10 पेन का कार्टन बनाने, तो आप 30 पेन का कार्टन नहीं बनाओगे, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल्स, उसमें आपका स्पेस वेस्ट होगा। इन द सेम वे आप जब लॉन्ग लिख के
एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल नेम, जैसे नेम ही ले लूँ मैं, नेम, और उसमें वैल्यू 5 दे रहे हो, तो ये एक पागलपंती है। क्यों? क्योंकि 5 एक बहुत छोटी वैल्यू है जो इंट में अट सकती थी, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने इसके लिए लॉन्ग जैसा बड़ा बक्सा डिज़ाइन किया, है ना? तो आपका स्पेस, मेमोरी ये सब वेस्ट हुआ। तो आप इसके लिए इंट ही डिज़ाइन करोगे, ठीक है? तो मेन मेमोरी और स्पेस का बात आते हैं, मेमोरी एंड स्पेस, ओके? तो ये हो गया। वैसे ही फ्लोट और डबल का सीन है कि डबल फ्लोट का बड़ा भाई है, फ्लोट में 5.5 अट सकता है, डबल में भी अट सकते हैं, लेकिन फ्लोट में ऐसी बड़ी वैल्यूज कुछ होगी जो नहीं अट सकती, इसीलिए डबल डिजाइन है, ठीक है? अब आता है कैर। अब ये कैर क्या है? तो अब आप एक क्वेश्चन पूछो, सोचो कि क्या हम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ खेलते हैं प्रोग्रामिंग में? जब हम लोग कोडिंग लिखते हैं, जब हम लोग मैथ्स नहीं, जब हम लोग कोडिंग लिखते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ खेलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था टाइगर प्रिंट करने, तो जो ये टाइगर है, क्या ये नंबर था? नहीं ना। मैं और क्या किसके साथ खेल रही हूँ? अल्फाबेट, लेटर्स के साथ खेल रही हूँ, है ना? तो कैर कुछ नहीं है, कैर एक अल्फाबेट, कैर एक कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर्स में क्या-क्या आता है? अल्फाबेट्स, जैसे ए टू ज़ेड, स्मॉल ए टू छोटा ज़ेड, ऐसे, ठीक है? तो टी इज़ अ कैरेक्टर, ए इज़ अ कैरेक्टर, ए इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है? तो कैरेक्टर्स में क्या-क्या आता है? अल्फाबेट्स आती है। फिर अब अगर मैं नंबर लूँ 1, 2, 3, 9, ये सब भी एक कैरेक्टर है, ठीक है? ये नंबर्स भी एक कैरेक्टर है, जो 0 टू 9 के बीच में ही होता है, ठीक है? जैसे अगर अब मैं टी लूँ, तो ये एक कैरेक्टर है और इसके लिए मुझे सिंगल कोट्स की दरकार पड़ती है। जैसे मैं एक मैसेज प्रिंट करती हूँ, तो मुझे डबल कोट्स चाहिए, राइट? लेकिन इसके लिए मुझे सिंगल कोट्स की दरकार पड़ती है कैरेक्टर्स के लिए। कैरेक्टर्स में स्पेशल सिंबल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि स्पेस। स्पेस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, ठीक है? 1 सेकंड। अब जो टाइगर है, क्या ये कैरेक्टर है? खुद सोचो, मैंने अभी बोला कि अल्फाबेट्स में टी एक कैरेक्टर है, क्योंकि टी एक है, 1, तो इसको हम कैरेक्टर बोलेंगे। टाइगर कुछ नहीं है, पर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। टी इज़ अ कैरेक्टर, आई इज़ अ कैरेक्टर, जी, ई, आर, दीज़ आर कैरेक्टर्स। सो अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज़ नोन एज़ स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, लेकिन सी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लिसिटली हम लोग ऐसे स्ट्रिंग बोल के यूज नहीं करते, उसको हम लोग कैर का वो मानते हैं कि ग्रुप ऑफ कैर इज नोन एज स्ट्रिंग। तो वो सब चीज अलग है, आप अभी कैर पे फोकस करो, ठीक है? तो कैर मतलब आप समझ गए, इंट इंटीजर होल्ड करते हैं, लॉन्ग इंट का बड़ा भाई, फ्लोट वो पॉइंट वैल्यूज होल्ड करते हैं, डबल फ्लोट का बड़ा भाई। कैर ये सब अल्फाबेट्स 0 टू 9 नंबर ये सब होल्ड करते हैं, और जो स्ट्रिंग है वो उसका बड़ा भाई है, मतलब स्ट्रिंग में वही कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज अ स्ट्रिंग, ठीक है? टी को अगर आप डबल कोट्स में लिख दो, टी इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, क्योंकि वही कंसेप्ट, जैसे फ्लोट में आप 5 स्टोर कर पा रहे हो, छोटा नंबर स्टोर कर पा रहे हो, बड़ा भी कर पा रहे हो, वैसे ही स्ट्रिंग टी को अगर आप डबल कोट्स बना दो, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। टी को अगर आप एक सिंगल कोट्स में लिख दो, तो ये कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं प्रोग्राम में वापस। तो जैसे मैं आपको बोलूंगी कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द नंबर 5 एंड 10, आपको ये दोनों को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप वही हैश इंक्लूड वाला लाइन लिखोगे, इंट मेन लिखोगे, फिर आता है ये ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स है। अब आप क्या करो, इंट इंट आप एक नंबर लो ए, आई मीन सॉरी, एक नेम, एक वेरिएबल लो ए, और इसमें आप y डाल दो, कॉमा, एक वेरिएबल लो बी और इसमें 10 डाल दो। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, क्योंकि मेरा टास्क खत्म हो गया, मुझे आगे और वेरिएबल्स की दरकार नहीं है। तो अभी तक क्या हुआ? अभी आपने 2 डब्बे बना लिए, एक बी नाम का, एक ए नाम का, ए में 5 डाल दिया, बी में 10 डाल दिया, ठीक है? अब आप एक और काम कर सकते हो कि आपको इसका सम करना है ना, तो आप सम नाम का एक डब्बा बना लो, ठीक है? और इसमें सेमीकोलन दे दो कि आपका सम नाम का एक डब्बा बन गया, ये भी खाली है। अभी सम सम में आपको क्या करना है? सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि आपको 5 और 10 को ऐड करना है। 5 किस में है, 10 किस में है? डब्बे में। तो आपको ये डब्बे के वैल्यूज को ऐड करना है, तो ए प्लस बी, तो ये सम में स्टोर हो गया, ठीक है? अब ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। तो अब आउटपुट स्क्रीन में क्या होगा? आपका आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा? ब्लैंक स्क्रीन होगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सम तो निकाल लिया, लेकिन ये सम को प्रिंट ही नहीं किया। आपको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना इधर कुछ आंसर लाने के लिए। तो इसमें प्रिंट करने के लिए आता है गेम में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा थिंग, जो मैं जिसका नाम अभी नहीं दूंगी। हाँ, तो अब आप करोगे प्रिंट एफ सम, ठीक है? ये हो गया अब आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम। अब क्या होगा मैं बताती हूँ। आउटपुट स्क्रीन में कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को? कंप्यूटर पहले 3 डब्बा बना लेगा, ए बी सम, ए में 5 डाल देगा, बी में 10 डाल देगा, सम अभी डब्बा 1 है। नेक्स्ट लाइन आएगा, सम जो डब्बा है उसके अंदर ए और बी का वैल्यूज को ऐड करके डाल देगा, तो 5 और 10 15 15, अब सम के अंदर 15 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अब अच्छा उसको कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? सम प्रिंट करना है। अच्छा ठीक है, तो वो आपका सम प्रिंट कर देगा, दैट इज 15। ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। मैंने बोला था सम आपने डबल कोट्स के अंदर डाला है, डबल कोट्स के अंदर जो डालेगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो फिर आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा? सम प्रिंट हो जाएगा, लेजिट। ये ना इसका वैल्यू प्रिंट होगा ना कुछ प्रिंट होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा डबल कोट्स वाला चीज। तो आप कैसे लिखोगे? अब आपको क्या करना है, सम इक्वल्स टू कॉमा, अब इसमें आप इधर वेरिएबल नेम लिखोगे, जिसका वैल्यू आपको प्रिंट करना है आप वो लिखोगे। जैसे आपको सम का वैल्यू 15 प्रिंट करना है तो आप उसका नाम लिखोगे, है ना। अब क्या होगा कि सी लैंग्वेज में आपको जब भी कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना होता है ना, कोई भी बक्सा के अंदर जो वैल्यू है उसका उसको आपको प्रिंट करना होता है, आपको पहले बताना होता है कंपाइलर को कि कौन सा टाइप का डब्बा है। तो सम कौन सा टाइप का डब्बा है, इंट। इंट के लिए आप एक कमांड, एक स्पेसिफायर यूज करते हो, %d। अब ये आता है नया गेम में, ये क्या होता है, तो देखो, इंट डेटा टाइप आपको बताना, जब आप प्रिंट करते हो ना इंट का कोई भी वैल्यू, अगर आप बी प्रिंट कर रहे हो, ए प्रिंट कर रहे हो, सम प्रिंट कर रहे हो, ये सब किससे बिलोंग करता है, ये किसका कौन सा टाइप का डब्बा में है, इंट टाइप का में है। तो आपको बताना होता है, आपको स्पेसिफाई करना होता है कि ये कौन सा टाइप का डब्बा है। तो हर एक अलग अलग डब्बा के लिए इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इसके लिए अलग अलग टाइप का स्पेसिफायर्स बने स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे इंट के लिए %d, लॉन्ग के लिए, फ्लोट के लिए %f, लॉन्ग के लिए %ld और डबल के लिए %lf। ठीक है, तो ये सब आपका है फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाम से ही समझ आ रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा टाइप का डब्बा है जो भी आप वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो, आगे मतलब इसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, ये कौन सा टाइप का जो वेरिएबल है कौन सा टाइप का डब्बा में है, इंट, तो आप इंट का प्रिंट कर रहे हो। अगर यही आपका जैसे फ्लोट x इक्वल्स टू 5.5 होता तो आप इधर x लिखते, तो आप इधर %f लिखते, क्योंकि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, फ्लोट का %f। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, पहले मैं इतना बता देती हूँ कि ये प्रोग्राम में हो क्या रहा है। इंट, तो अब क्या हुआ, अब आपका आउटपुट स्क्रीन है, इसमें क्या प्रिंट होगा, इधर तक सब सेम था कि 15 आ गया सम के अंदर, सम डबल कोट के अंदर है, हाँ, सम इक्वल्स टू, अच्छा इधर कोई वैल्यू प्रिंट होना है, मतलब कोई वेरिएबल का कोई वैल्यू प्रिंट होना है, क्या प्रिंट होना है, सम का वैल्यू प्रिंट होना है। तो सम का वैल्यू क्या है, 15, ये कोड के अंदर नहीं है। ठीक है, इसको ये हेल्प कर रहा है, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इसको हेल्प कर रहा है कि अच्छा सम जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो उसका एक वैल्यू प्रिंट होना है, उसका वैल्यू है 15, तो ये ऐसे वर्क करता है, 15 प्रिंट हो जाएगा सम इक्वल्स टू 15। तो ये पूरा ऐसे वर्क करता है। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9। तो सबसे पहले तो एक बेसिक मैथमेटिक्स की 2 फ्रॉम 9 क्या होता है, 9 से 2 को घटाना है। ठीक है, तो 9 बड़ा नंबर है, उससे 2 को घटाना है तो फिर 7 आएगा। इसको 2 - 9 नहीं लिखना क्योंकि मैंने लिखा है 2 फ्रॉम 9, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले तो वो हैश इंक्लूड वाला लाइन आएगा, हैश इंक्लूड STDIOH इंट मेन। अब आपको 9 और 2 ये दोनों नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो फिर आपको ये दोनों इंटीजर्स है तो इंट नाम का एक डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद आपको एक वेरिएबल नेम लिखना है जिसमें आपको 9 स्टोर करना है। तो फिर मैं वेरिएबल ले रही हूँ x में मैं 9 डाल रही हूँ, और एक ले रही हूँ वेरिएबल y जिसमें मैं 2 डाल रही हूँ, एक ले रही हूँ डिफरेंस, DIFF, इसमें मैं दोनों का डिफरेंस करूँगी। अब डिफ में मैं x - y करूँ या फिर y - x करूँ, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। मैं क्या करूँगी, x - y क्या है, x इज 9 - 2, y इज 2 - 9। मैंने अभी बोला कि हमें ये करना है, समझाने की जरूरत नहीं है क्यों। ठीक है, तो फिर मैं इसमें x - y करूँगी और फिर इसको प्रिंट कर दूंगी। प्रिंट नहीं करूंगी तो क्या होगा, हमारा आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन जो रन कर रहे प्रोग्राम दैट इज द यूजर, जिसको आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है उसको आंसर नहीं दिखेगा क्योंकि आपने प्रिंट नहीं किया। तो हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट डिफरेंस, ये कोर्स में मैं लिख रही हूँ तो एज अ मैसेज आएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा। अब आपको क्या कौन सा वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, डिफ का, तो फिर डिफ। अब इधर एक और चीज़ आता है कि आपने इधर डिफ लिखा है ना, आप इसको ऐसे नहीं सोच सकते कि ना मैं सब लिख दूँ कि ना सब्ट्रैक्शन का सब ये लिख दूँ, क्योंकि आपने जो वेरिएबल का नाम दिया है ना आपको वो ही इधर लिखना पड़ेगा, आप इधर से कुछ नया नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये भी नहीं कि डिफ को मैं ऐसे लिख दूँ DIFF, क्योंकि वेरिएबल नेम करते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें एक रूल ये भी आता है कि जो वेरिएबल नेम होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि उसके लिए केस, दैट इज उसके लिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स मैटर करते हैं। आप D लिख रहे हो या D लिख रहे हो, ये दोनों अलग अलग लेते हैं वो, तो इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेमिंग का एक छोटा सा रूल है जो आपको फॉलो करना है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट वही नेम लिखना है जो आपने इधर लिखा था। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया, अब ये प्रोग्राम एक यूजर के द्वारा रन किया जाएगा। ठीक है, तो फिर एक अब मैं यूजर हूँ, मैं रन कर रही हूँ ये प्रोग्राम, तो मुझे आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा डिफरेंस इक्वल्स टू %d। %d के फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब इसके लिए वेरिएबल पक्का से प्रेजेंट होगा इधर। अच्छा हाँ, प्रेजेंट तो है। अब इसका वैल्यू क्या है, x - y, 9 - 2 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन में बेसिक मैथ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको एकदम फटाफट आंसर करना है। 10 + 5 15, 10 - 5 5, 10 × 5 50, 10 / 5 5। जो देखो इधर 2 नंबर आता है, ये बेसिक मैथ्स है, ये सपोज A है ये B है, तो ये जो सेकंड होता है डिवाइड के बाद ये इधर लिखा जाता है, और जो ये होता है ये इधर लिखा जाता है। तो फिर 5
ये तो 5 कितना था 10, 2 था 10, तो फिर 10, ये रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, तो फिर ये जो है ना ये क्वेश्चन, ये स्लैश का आंसर होता है, दैट इज 2। तो 10 ये 10 स्लैश 5 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसमें जैसे कि 10 स्लैश 5 को तो आपने देखा कैसे लिखोगे। सपोज मैं बोलूँ 25 स्लैश 5, तो इसमें क्या करना है, 5 को इधर रखना है, 25 को अंदर लिखना है, तो 5 5 सा 25, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब इधर रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब सपोज करो कि मैं बोलूँ 10, ये इसका क्या होगा, 3 इधर आएगा, 10 इधर है, 3 3 सा 9, इसमें आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर 3 हो जाएगा। इधर क्वेश्चन में 3 आया ना, 3 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इधर मैं इंटीजर्स के साथ खेल रही हूँ ना, तो आंसर 3 होगा। ठीक है, आंसर 3 होगा। और इसमें एक रिमाइंडर बचा, तो ये रिमाइंडर का भी क्या रोल है कोई, मतलब ये रिमाइंडर को मैं कहीं से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। हाँ, जैसे क्वेश्चन के लिए ये साइन होता है, रिमाइंडर के लिए ये साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डी में, याद है ये साइन है। तो ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड, इसका निकनेम मॉड है, मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जो हमें रिमाइंडर निकाल के देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 10 मॉड 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। कैसे, 5 2 10, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ 80 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो आप 8 इधर लिखोगे, 8 1 सा 8, ये 0 इधर बचा जो इधर चल जाएगा, तो 8 10 सा 80 होता है, ये पता है हमें। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन इक्वल्स टू 10, तो फिर 80 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर, ये क्वेश्चन के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। और 80 मॉड 8 इसका आंसर क्या होता है कि ये जो डिवीजन कर रहे हो इसका रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ 15 बाई 4, तो 4 15, 4 4 सा 16 होता है, तो 4 नहीं 3, 4 3 सा 12, 3 बचा। ठीक है, तो अब इसका आंसर तो ये वाला होगा 3, और इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या बचा 3, तो फिर इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये अपना मॉड्यूलस है। अब आप एक चीज़ देखो, जो मैंने ये सब ऑपरेटर्स बताया, ये प्लस प्लस आपको पता है क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये आपके ऑपरेटर्स है। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आपके नॉर्मल कोडिंग में यूज होती है, जैसे मैथ्स में बहुत नॉर्मल है, आप कोई भी चीज़ को प्लस मल्टीप्लाई करते हो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि अब आप क्लास 2 3 में नहीं हो, ये आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ है, राइट। तो वैसे कोडिंग में ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। पहले तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये भी सेम ही कंप्यूटर का स्क्रीन है। ठीक है, इधर आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, जब आपने उसको रन किया तो कुछ आउटपुट आया स्क्रीन में। ठीक है, तो ये आउटपुट वाला है, तो इसको मैं यूज़र बोल रही हूँ, क्योंकि यूज़र करते हैं जो करते हैं, और प्रोग्राम प्रोग्रामर लिखते हैं, तो मैं इधर प्रोग्रामर लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैंने कोड लिखा। अब मैं कब से क्या कर रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन में ही नंबर दे रही हूँ, जैसे कि 9 2 9 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9, ऐड 10 + 5, ये सब मैं क्वेश्चन में ही नंबर दे रही हूँ। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि आप यूजर से नंबर मांगो, आप यूजर से नंबर मांगो और फिर आप उसको ऐड करो, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू रीड। जब आप यूजर से नंबर मांगते हो तो उसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, रीड। रीडिंग करना मतलब कि आपने एक कोड लिखा, आप यूजर से 2 नंबर मांग रहे हो और वो 2 नंबर ऐड करके यूजर को दे रहे हो। ठीक है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है, अब यूजर ने ये कोड को रन किया और ये आउटपुट स्क्रीन आया। ठीक है, उससे यूजर से 2 नंबर मांगा जाएगा, यूजर 2 नंबर एंटर करेगा। जैसे अगर उसने नंबर एंटर किया 50 और 100, तो आप उसको कोड में, सपोज एडिशन का कोड है, तो कोड उसको ऐड करके दे रहे हैं, तो यूजर को आंसर दिखा देगा 150। अब ये नहीं है कि ये नंबर फिक्स है, क्योंकि यूजर का मन है ना, यूजर तो अब इसमें 10 और 20 भी दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर 30 आना चाहिए, है ना। तो फिर ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है कि आप यूजर से नंबर ले रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो और यूजर को आंसर फेंक रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो रीडिंग है, रीडिंग वाला केस, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो रीडिंग का केस के लिए एक मस्त सा फंक्शन कमांड आता है, दैट इज स्कैन। जैसे हम प्रिंट करते वक्त प्रिंट एफ का यूज करते हैं, वैसे ही स्कैन करते वक्त, मतलब रीड करते वक्त, हम स्कैन एफ का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर। ठीक है, अभी आपको बस यूजर से एक नंबर लेना है, तो आप वही कोड लिखोगे, इंट में लिखोगे। ठीक है, अब आपको रीड करना है, तो सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल, एक डब्बा बना लो कि अच्छा यूजर ये डब्बा में अपना नंबर देगा, तो ये डब्बा का कुछ भी नाम रख लो, ए रख लो, ए रख लिया। ठीक है, अभी आपका बस एक डब्बा बना है, अब आपको ये ए नाम के डब्बे पे एक चीज रीड करना है। ठीक है, तो रीड करने के लिए आप कुछ करोगे, लेकिन अब एक साइड में आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं कि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसका कैसा आउटपुट आएगा। आपने ए नाम का डब्बा बनाया, अभी तक आउटपुट स्क्रीन में कुछ आएगा नहीं, पर देखो अब यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, यूजर के पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, अब यूजर के पास लिखा आना चाहिए कि आप एक नंबर दो, एंटर अ नंबर। तो इसके लिए मैं प्रिंट एफ का यूज करूंगी। सबसे पहले मैं प्रिंट एफ डालूंगी कि यूजर एक नंबर दो, तो एंटर अ नंबर।
ठीक है। इससे क्या होगा, प्रिंट अब आउटपुट स्क्रीन में एक एंटर नंबर का वो दिखाएगा। अब यूजर नंबर डालेगा। यूजर को नंबर डालने के लिए हम स्कैनएफ का फंक्शन यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे स्कैन एफ। अब आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर कैसा चाहिए, इंटीजर चाहिए, डबल चाहिए, टैग चाहिए, वही कैरेक्टर चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो आप वो किससे बताओगे, यस फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। अब वो बंदा मतलब यूजर जो है वो आपको एक इंटीजर नंबर फेंकेगा, ठीक है। अब आप किस में चाहते हो वो जो नंबर वो डाले वो किस में आए, ए नाम का जो डब्बा आपने बनाया था उसमें आए, तो आप इधर ए लिख दोगे। लेकिन इधर एक सिंटैक्स है और इधर आपको एक एम्पलीसेंट, इसको एम्पलीसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आपको इधर स्कैन करते हुए वक्त एम्पलीसेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। अब आउटपुट स्क्रीन में क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्रामर ने लिखा। अब ये यूजर का काम है, आउटपुट स्क्रीन। यूजर आया, यूजर ने स्क्रीन में देखा कि स्क्रीन में आ रहे हैं एंटर अ नंबर, तो यूजर ने एक नंबर दे दिया 9, बस हो गया प्रोग्राम खत्म। यूजर ने एक नंबर दे दिया, ये प्रोग्राम ने एक नंबर रिसीव कर लिया, आगे आपने कोई काम किया ही नहीं है, तो 9 के साथ कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना हमने अभी देखा कि आप यूजर से नंबर ले कैसे रहे हो। अब आप देखोगे कि यूजर से नंबर तो ले लिया, उसके साथ काम कैसे कर रहे हो आप। तो अब सपोज करो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि रीड 2 नंबर्स एंड ऐड देम। तो आप अभी 2 नंबर रीड कर रहे हो और उसको ऐड कर रहे हो। तो इसका प्रोग्राम के साथ कोड थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड SEDIOH इंट मेन। अब सबसे पहले तो इंट डेटा टाइप, ठीक है। आप 2 नंबर मांगोगे यूजर से, तो 2 नंबर के लिए मैं 2 बक्सा बना देती हूँ। अब मुझे उसको ऐड भी करना है ना, तो मैं एक सम नाम का बक्सा बना रही हूँ। अब आप प्रिंट करोगे, सबसे पहले स्क्रीन में यूजर को दिखाना चाहिए ना कि उसको करना क्या है। तो आप यूजर को बताओ कि भाई एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। अब उसको दिखाया कि एंटर 2 नंबर। अब आप वो नंबर देगा, तो वो नंबर लेने के लिए आपको क्या लिखना है, स्कैनएफ %d ए। अभी वो ए नाम का डब्बा में, ए नाम का जो डब्बा है उसमें आपका वो आ गया, नंबर आ गया। अब आपको बी नाम का डब्बा में भी एक नंबर चाहिए, क्योंकि 2 नंबर चाहिए ना, तो उसके लिए भी सेम लिखोगे बी। अब बी नाम का डब्बा में भी एक नंबर आ गया। अब आपको 2 नंबर मिल चुके हैं, ए और बी आपको मिल चुके हैं। कुछ भी सपोज करो आपको यूजर ने दे दिया 90 10, ये यूजर ने दिया है सपोज। तो आपको ये दोनों को ऐड करने हैं ना, तो आपको क्या करना है, सम में ऐड करना है, सम इक्वल्स टू a + b। और अब आपने सम नाम का एक डब्बा बनाया था आपने ऊपर, अब वो सम में आपने एक वैल्यू डाल दिया, दैट इज 100, ठीक है। अब आपको ये सम को प्रिंट भी करना है ना, यूजर को दिखाना है ना कि भाई देख मैंने काम किया है। तो फिर प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d, क्योंकि जो आंसर है जो सम है वो भी इंटीजर ही है, %d। अब इधर आपको एम्पलीसेंट यूज नहीं करना है, क्योंकि एम्पलीसेंट बस यूजर से वैल्यू मांगते वो करना होता है, ठीक है। अब आपको प्रिंट करना है, तो बस आप डायरेक्ट प्रिंट कर दोगे सम, प्रोग्राम खत्म। आपका जो प्रोग्राम है वो खत्म। इतना ही कोड है, ये कोड बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने 3 डब्बा बनाया, 2 डब्बे में पहले यूजर को बोला कि भाई 2 नंबर डाल, उसने 2 नंबर दिए अलग अलग ए और बी नाम के डब्बे पे। अब आपने एक डब्बे दैट इज सम नाम के डब्बे में यूजर का दिया हुआ नंबर ए और बी को ऐड कर दिया। अब वो सम नाम का डब्बा को प्रिंट कर दिया। तो इतना ही आपका प्रोग्राम है। तो यूजर के पास दिखाएगा एंटर अ नंबर, यूजर नंबर देगा 5 और 7, तो उसको दिखाएगा सम इक्वल्स टू 12।